हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता ही है, इस चैनल पर अभी लॉर्ड बायरन के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। इससे पहले हम विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शैले, जॉन कीट्स, इन सभी राइटर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करा चुके हैं, उनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा, और अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो चैनल पर हर एक राइटर की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंसिंग में काम कर रहे हैं अपना, जैसे EMRS के सिलेबस में जितने भी राइटर्स हैं उनके सभी के एमसीक्यूज हम कर रहे हैं। चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। बायरन के एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन इज, these poems were written at the request of Byron's friend Douglas Kinnerate, who wished him to supply lyrics for airs adapted from the music of Synengius। देखिए यहाँ पे बात कही जा रही है कि बायरन के एक फ्रेंड थे, फ्रेंड का नाम क्या था? डगलस किनरेट। उनकी रिक्वेस्ट पर कुछ पोएम्स बायरन ने लिखी थी, ठीक है। दीज पोएम्स आर रिटन एट द रिक्वेस्ट ऑफ बायरन्स फ्रेंड, ठीक है। हु विश्ड हिम, डगलस क्या चाहते थे? हु विश्ड हिम टू सप्लाई लिरिक्स फॉर एयर्स अडप्टेड। और डगलस का मानना था, या डगलस की इच्छा थी कि उन्हें कुछ इस तरीके की लिरिक्स मिले फॉर एयर्स अडप्टेड फ्रॉम द म्यूजिक ऑफ सेंगोजियस, ठीक है। तो इस तरीके के सेंगोजियस टाइप के म्यूजिक से रिलेटेड कुछ लिरिक्स उन्हें प्राप्त हो। तो ये कौन सी पोएम्स थी, किस पोएम के बारे में या किन पोएम्स के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है? बायरन की वो कौन सी पोएम्स थी? ऑप्शंस आर हिब्रू मेलोडीज, द म्यूजिक ऑफ हेवन एंड अर्थ, जूइश म्यूजिंग्स, या फिर द विजन ऑफ जजमेंट। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, ये जो पोएम्स थी वो थी हिब्रू मेलोडीज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हिब्रू मेलोडीज। नेक्स्ट इज, विच फॉर्म डिड बायरन नॉट एम्प्लॉय? यहां पे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी वो फॉर्म है जो बायरन ने यूज ही नहीं की। ऑप्शन है हेप्टामीटर कपलेट्स, ब्लैंक वर्स, ही यूज्ड ऑल ऑफ दीज, मतलब ये तीनों जो दी हुई हैं ये तीनों ही यूज की, या ओटावा राइमा। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। हेप्टामीटर कपलेट्स हैं, ब्लैंक वर्स है, ओटावा रीमा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, यहाँ पे जो राइट आंसर है, ही यूज्ड ऑल ऑफ दीज, उन्होंने सभी तरीके की ये फॉर्म्स को यूज किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, बायरन रोट दिस पोएम अबाउट फ्रांसिस वेबस्टर। बायरन ने ये जो पोएम है वो फ्रांसिस वेबस्टर के विषय में लिखी, अ वुमन who he declined to seduce। Options are when we two parted, या फिर she walks in beauty, fare thee well, या फिर I would I were a careless child। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। फ्रांसिस वेबस्टर जो वुमन थी, इनके ऊपर कौन सी पोएम लिखी है बायरन ने? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, यहां पे जो राइट आंसर है वो है व्हेन वी टू पार्टेड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4 is, this drama, labeled blasphemous by some, met with mixed reviews. It has been admired by the conservative Sir Walter Scott and by the orthodox Catholic Thomas More. Yet the liberal Hobhouse citizens criticize it.
ठीक है। येट द लिबरल जो थे हॉबहाउस क्रिटिसाइज्ड इट एज डिड द रादर हेटेरोडॉक्स विलियम ब्लेक्स। यहाँ पर कौन से ड्रामा के बारे में चर्चा की जा रही है? ऑप्शन है मैनफ्रेड, द रीजन ऑफ जजमेंट, हेवन एंड अर्थ या फिर केन। सोचिए, आंसर कीजिए। ये एक ऐसा ड्रामा था जिसको ब्लास्फेमियस के नाम से लेबल अप कर दिया गया कि इसमें ब्लास्फेमी हुई है। कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि इसमें ब्लास्फेमी की गई है और मिक्स टाइप के इस पे रिव्यू आए इस ड्रामा पर। इट हैज़ बीन एडमायर्ड बाय द सम कंजर्वेटिव सर वॉल्टर स्कॉट। ये कुछ कंजर्वेटिव राइटर्स थे जिनके द्वारा इसको एडमायर भी किया गया, जैसे कि कौन थे? सर वॉल्टर स्कॉट थे। एंड बाय द ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक थॉमस मूर, और कुछ ऑर्थोडॉक्स थे जिन्होंने भी इसे एडमायर किया। लेकिन जो लिबरल लोग थे जैसे कि हॉबहाउस, उन्होंने इस वर्क को क्रिटिसाइज किया एज डिड द रादर हेटेरोडॉक्स विलियम ब्लेक। और सेम और किसने किया? जो हेटेरोडॉक्स की श्रेणी में आते थे विलियम ब्लेक, उन्होंने भी इस वर्क को क्रिटिसाइज किया। तो आप ऐसा मान सकते हो सर वॉल्टर स्कॉट और जो थॉमस मूर हैं उन्होंने क्या किया है? उन्होंने इसको प्रेज किया है, एडमायर किया है, जबकि हॉबहाउस और विलियम ब्लेक जैसे राइटर्स ने इसको क्रिटिसाइज किया। कौन से ड्रामा की बात यहाँ पे की जा रही है? बायरन का वो कौन सा ड्रामा है? मैनफ्रेड है, द रीजन ऑफ जजमेंट है, हेवन एंड अर्थ या फिर केन? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है केन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज बॉब डायलन may have modeled his song Who Killed Debbie Moore on Byron's poem Who Killed Dash। यहाँ पे कहा गया कि बॉब डायलन जो राइटर हैं may have modeled his song, उन्होंने अपना राइटर मान लीजिए, हो सकता है मे बी ये सिंगर हो, इन्होंने कहा है कि इन्होंने अपना एक सॉन्ग मॉडल किया है जिस सॉन्ग का नाम है Who Killed Debbie Moore। ठीक है, और ये सॉन्ग किस पर बेस्ड है? तो ये बायरन की एक पोएम पे बेस्ड है, और उस पोएम का नाम क्या है वो आपको कंप्लीट करना है। क्या नाम हो सकता है? हु किल्ड डैश। तो बायरन की एक पोएम है, क्या नाम है इसमें? हु किल्ड पीबी शैली, हु किल्ड जॉन कीट्स, हु किल्ड चार्ल्स लैम या फिर हु किल्ड जीसस क्राइस्ट। तो बायरन की पोएम कौन सी है? इस टाइटल को आपको पूरा करना है बेसिकली। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? Yes, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है Who Killed John Keats। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द रीजन ऑफ जजमेंट, बहुत ही फेमस वर्क है लॉर्ड बायरन का। इज आ, इसका जॉनर क्या है? एग्जैक्टली ये क्या है? ये पोएम है, ड्रामा है, ठीक है, इलेजी है या फिर सैटिरिकल पीस है? क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। अ सैटिरिकल पीस या फिर अ ड्रामा, अ पोएम, एन इलेजी। द रीजन ऑफ जजमेंट, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? Yes, it is a satirical piece. Option number A is the correct answer. It is a satirical piece. Moving to the next question. Question number 7 is who wrote the poem I were a careless child? किसने ये पोएम लिखी है? I were a careless child। तो ये तो आपके लिए इजी हो जाएगा, लेकिन हाँ टाइटल का नाम याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। राइट आंसर क्या है? लॉर्ड बायरन। बायरन ने ये पोएम लिखी है आई वर अ केयरलेस चाइल्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हु रोट डॉन जून? दिस इज आल्सो सिंपलेस्ट वन। बहुत ही फेमस वर्क है लॉर्ड बायरन का। अगर आप लॉर्ड बायरन की जो थियरी है उसको कवर अप कर रहे हो तो उसमें 2-3 वर्क ऐसे हैं जो आपको करने ही करने हैं लॉर्ड बायरन के, ठीक है। उन्हीं में से एक है डॉन जून, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यस, लॉर्ड बायरन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज डॉन जून वाज डेडिकेटेड टू। आप इसका आंसर कीजिए।
लॉर्ड बायरन ने हालांकि ये लिखा था डॉन जून, लेकिन उन्होंने किसे डेडिकेट किया है? ऑप्शंस आर जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन अपने आप को डेडिकेट करते हैं, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ, या फिर रॉबर्ट साउदी। बताइए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। डॉन जून वाज डेडिकेटेड टू कीट्स, बायरन, वर्ड्सवर्थ या साउदी? Yes. What should be the right answer? Robert Saudi. Option number D is the correct answer. Okay. Moving to the next question. Question number 10 is Child's Harold Pilgrimage was written by. ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया है? Child's Harold Pilgrimage. Options are Lord Byron, William Wordsworth, Robert Saudi, none of these. यस क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। दिस वर्क इज ऑल्सो रिटन बाय लॉर्ड बायरन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हु रोट अ कलेक्शन ऑफ मेलोडीज? किसने ये वर्क लिखा है? अ कलेक्शन ऑफ मेलोडीज। अच्छा, आज आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताना है कि लॉर्ड बायरन का बचपन का नाम क्या था या ओरिजिनल नेम क्या था। और जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 11 में देख पा रहे हैं, अ कलेक्शन ऑफ मेलोडीज, ये उन्होंने अपने फ्रेंड के कहने पे लिखा था, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड बायरन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द फर्स्ट 2 कैंटोज ऑफ डॉन जून वर पब्लिश्ड इन। डॉन जून के जो पहले 2 कैंटोज होते हैं वो कब पब्लिश हो जाते हैं? ऑप्शंस आर 1814, 1816, 17, 19। कब पब्लिश होते हैं बताइए, सोचिए, आंसर कीजिए। The first 2 cantos of Don Juan were published in. क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है 1819 में ही पब्लिश होते हैं। ठीक है, 1819। नेक्स्ट इज द आइलैंड बाय बायरन कंसिस्ट ऑफ। तो ये जो वर्क है बायरन का, द आइलैंड, दिस इज ऑल्सो अ पोएम। तो इसमें टोटल कितने कैंटोज हैं? ऑप्शंस आर 4 कैंटोज, 5 कैंटोज, 3 कैंटोज, 6 कैंटोज। सोचिए, आंसर कीजिए। हाउ मैनी कैंटोज आर देयर इन द वर्क द आइलैंड रिटन बाय लॉर्ड बायरन? क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, देयर आर 4 कैंटोज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें टोटल 4 कैंटोज हैं दी आइलैंड में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज बायरन्स लास्ट पोएम? बायरन की सबसे लास्ट वाली पोएम कौन सी थी? जैसे कि आप जानते ही हो, बायरन का सबसे पहला पोएटिक कलेक्शन, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री कौन सी थी? वो भी ध्यान रखनी है, फर्स्ट और लास्ट जरूर लर्न करनी होती है। फर्स्ट थी इनकी फ्यूजिटिव पिलग्रिमेज, या फिर पीसेस भी बोलते हैं। ठीक है, पीसेस। और ये कब पब्लिश होता है? ये प्रिंट होता है 1806 में। ये पहला वॉल्यूम ऑफ पोइट्री था किसका? लॉर्ड बायरन का। अब बताना है आपको कि बायरन की लास्ट पोएम कौन सी थी। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर?
यस, लॉर्ड बायरन की सबसे लास्ट पोएम होती है द आइलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज आवर्स ऑफ आइडलनेस। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क रिटन बाय लॉर्ड बायरन। आवर्स ऑफ आइडलनेस अपीयर इन, ये कब आता है वर्क? 1887, 1815, 1895 या 1807? आवर्स ऑफ आइडलनेस, सोचिए, आंसर कीजिए। 1887 है, 1815, 1895 या 1807? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? When will be this work published? Yes, 1807. Option number D is the right answer. Next is 16. Which magazine criticizes hours of idleness? वो कौन सी मैगजीन होती है जिसमें इस वर्क को क्रिटिसाइज किया जाता है? लॉर्ड बायरन का ये जो वर्क था आवर्स ऑफ आइडलनेस, इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, तो वो कौन सी मैगजीन्स होती हैं? एक मैगजीन थी या एक से ज़्यादा थी? ऑप्शन है एडिनबर्ग रिव्यू, एटलांट रिव्यू, बोथ या नन ऑफ दीज? बताइए, क्या ये दोनों ही मैगजीन ऐसी थी जिनमें इस वर्क को क्रिटिसाइज किया गया, आवर्स ऑफ आइडलनेस को, या फिर कोई एक थी इनमें से, या इनमें से कोई भी नहीं थी? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। आवर्स ऑफ आइडलनेस। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है एडिनबर्ग रिव्यू, बहुत ही फेमस मैगजीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एडिनबर्ग रिव्यू में इस वर्क को, आवर्स ऑफ आइडलनेस को क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट इज आवर ऑफ आइडलनेस वाज रिटन इन। अब ये जो वर्क था किस फॉर्मेशन में लिखा गया? ऑप्शंस आर हेरोइक कपलेट, राइम स्कीम, बोथ, नन। यस, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है हेरोइक कपलेट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 18. बायरन हैड डिलीवर्ड हिज मेडन स्पीच इन। बताइए, वो कौन सी जगह थी जहां पर बायरन अपनी बहुत ही फेमस स्पीच डिलीवर करते हैं? ऑप्शंस आर इन गार्डन, इन पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट्स हाउस या फिर द हाउस ऑफ लॉर्ड? बताइए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? बायरन हैड डिलीवर्ड हिज मेडन स्पीच इन। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है द हाउस ऑफ लॉर्ड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, द हाउस ऑफ लॉर्ड। नेक्स्ट इज 19. आई वोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। हु सेड दिस? ये स्टेटमेंट आप कभी नहीं भूलने वाले, ध्यान में रहेगी अब आपको हमेशा कि मैं एक सुबह उठता हूँ और मुझे पता चलता है कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो गया हूँ। आई फाउंड माई सेल्फ फेमस। कौन कहता है अपने विषय में? यस, लॉर्ड बायरन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 इज हु वाज बायरन्स फर्स्ट अनरिक्वेटेड लव? बताइए, कैथरीन, मैरी शेली, लेडी बायरन, मैरी कावर्थ? क्या होगा इसका राइट आंसर? Who was Byron's first unrequited love?
या ऐसे भी कह सकते हो कि बायरन का फर्स्ट लव कौन थी? कैथरीन थी, मैरी शेली थी, मैरी शेली तो नहीं थी खैर, लेडी बायरन या फिर मैरी कावर्थ? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। मैरी कावर्थ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 21. What was Byron's first book? बायरन की पहली बुक कौन सी थी? ऑप्शन है डॉन जून, द प्रिजनर ऑफ शिलोन, मैनफ्रेड या फ्यूजिटिव पीसेस। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जिक्र किया था इसके विषय में। बायरन की फर्स्ट बुक का नाम, फर्स्ट पोएटिक कलेक्शन जो पब्लिश होता है वो 1806 में होता है और उसका नाम क्या होता है? Yes, fugitive pieces. Option number D is the correct answer. Fugitive pieces. Moving to the next question. Yes, question number 22. What sort of self-medication did not seem to work on Byron's depression? इसमें से ये बताना है कि कौन सा तरीका बायरन ने अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए नहीं आजमाया था। What sort of self medication did not seem to work? मतलब इनमें से कौन सा सेल्फ मेडिकेशन था वो ऐसा लग रहा है जो बायरन पे, ऐसा महसूस होता है कि वो बायरन पे वर्क नहीं कर सकता था बायरन के डिप्रेशन में। ओपियम कुकीज, किकिंग पपीज, ड्रिंकिंग वाइन फ्रॉम द स्कल्स ऑफ हिज एंसेस्टर्स या फिर फायरिंग सर्वेंट एंड देन सेइंग जस्ट किडिंग। हालांकि यहाँ पे बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि बायरन ने कौन सा ये तरीका फॉलो नहीं किया था अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए। यस, ओपियम कुकीज, आपको पता ही है कि ओपियम के एडिक्टिव थे वो, और किकिंग पपीज, ड्रिंकिंग वाइन फ्रॉम स्कल ऑफ हिज एंसेस्टर्स, फायरिंग सर्वेंट्स एंड देन से जस्ट किडिंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो होगा वो क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहाँ पर करेक्ट आंसर है ड्रिंकिंग वाइन विद स्कल ऑफ हिज एंसेस्टर्स। दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 23. What indoor activity of Byron's likely scared the servants and house guests? कौन सी वो इंडोर एक्टिविटी थी बायरन की जो उसके सर्वेंट्स को और उसके घर के जो गेस्ट थे उनको डरा देती थी? ऑप्शन है लेटिंग हिज पेट टाइगर रोम अराउंड लूज, नेक्स्ट इज डिस्चार्जिंग फायर आर्म्स इंडोर्स, या फिर वॉकिंग अराउंड न्यूड, नाइट टेरर इन विच ही स्क्रीम्ड अबाउट बीइंग अटैक्ड। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है डिस्चार्जिंग फायर आर्म्स इंडोर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 24th. ट्रू फॉल्स है। बायरन रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट पेमेंट ऑफ हिज वर्क। इज इट ट्रू और फॉल्स? बायरन ने रिफ्यूज कर दिया था अपने वर्क के लिए पेमेंट लेना। इज इट ट्रू और फॉल्स? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ट्रू। नेक्स्ट इज 25th. What often included item did Byron meticulously save from his voluminous fan mail? Options are flowers, scented handkerchiefs, locks of hair या फिर lipstick prints। यहाँ पूछा जा रहा है कि उनके जो फैंस थे, उनके जो मेल्स
आते थे इस एक तरीके से, उनके एक अपने फैंस की तरफ से जो उन्हें गिफ्ट्स आते थे, तो उनमें से कौन सी चीज़ थी जिसे वो स्टोर करके रखते थे, सेव कर लेते थे? What often included item, कौन से अक्सर इंक्लूड किए गए आइटम्स थे? Did Byron meticulously save from his voluminous fan mail? क्या होगा इसका राइट आंसर? Yes, the right answer is locks of hair. Option number C is the correct answer, locks of hair. Next is 26th. How old was Byron when he lamented that he found no more pleasure in vice and virtue? Vice और virtue. तो बायरन की एज उस समय पर कितनी थी जब he lamented, वो दुख व्यक्त करते थे that he found no more pleasure in vice और virtue, कि उन्हें किसी भी चीज़ में, ना तो वाइस में ना वर्च्यू में, किसी भी तरीके का प्लेजर नहीं मिल रहा है। ऑप्शन है 43, उनकी एज पूछी जा रही है उस समय कितनी थी? 43, 18, 33, 34। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं 43 तो वैसे ही नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही कम आयु में ही इनका देहांत हो जाता है। 36 ईयर तो ये सारे जीते ही है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, 33। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next question, 27. What was Byron's Childe Harold a reaction against? तो बायरन का ये जो वर्क है चाइल्ड हेरोल्ड, वो किस चीज़ के खिलाफ एक रिएक्शन था? ऑप्शन है फेडरलिज्म, रोमांटिसिज्म, द एनलाइटनमेंट या फिर डेमोक्रेसी। What should be the right answer? सोचिए, आंसर कीजिए। What was Byron's Childe Harold a reaction against? क्या होगा इसका राइट आंसर? एनलाइटनमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, द एनलाइटनमेंट। नेक्स्ट इज 28. In what unusual hobby did Byron indulges? कौन सी एक अनयूजुअल हॉबी थी जिसके बायरन आदी थे या जिसमें इन्वॉल्व थे लॉर्ड बायरन? ऑप्शन है पोलर बियर स्विमिंग, वेंट्रिलोक्यूनिज्म, नेकेड हॉर्सबैक राइडिंग, कलेक्टिंग एक्सोटिक एनिमल्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। बायरन की वो अनयूजुअल हॉबी कौन सी थी? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है कलेक्टिंग एक्सोटिक एनिमल्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 29. How did Byron's lover, the married lady Lamb, allegedly offer herself to Byron? Option है she had her servant tie her naked to his bedpost, she hid in his traveling trunk naked, she covered herself in flowers and waited his return where he found her in his study naked, she was delivered to him naked on the serving platter. यस, इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी, शी वॉज डिलीवर्ड टू हिम नेकेड ऑन अ सर्विंग प्लेटर। नेक्स्ट इज 30. ट्रू और फॉल्स? डिस्पाइट हर हस्बैंड्स अबोरेंट मतलब होती है नफरत, अबोरेंट बिहेवियर, बायरन्स वाइफ स्टक विद हिम
ट्रू है फॉल्स है? क्या होगा इसका राइट आंसर? इज इट ट्रू और फॉल्स? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इट इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और अपना सजेशन या वीडियो कैसी लगी है वो विचार लिख के भी बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आपकी जो तैयारी है और बेहतर तरीके से हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।